हेलो एवरीवन। बैंकिंग में हमारा थर्ड चैप्टर चल रहा है। चैप्टर है आपका रूरल क्रेडिट कॉरपोरेटिव इंस्टीट्यूट। इसके अंदर आज हम अपने लास्ट टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। देखिए, टॉपिक है हमारा भारत में सहकारी आंदोलन की असफलता के क्या कारण हैं, इन बैंकों में सुधार के लिए कपूर समिति की क्या सिफारिशें हैं और इस आंदोलन में सफलता के क्या सुझाव हैं। तो चलिए हम अपने फर्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करते हैं कि हमारे देश में जो सरकारी आंदोलन है, सहकारी आंदोलन, वो 1904 में हुआ था और 1904 में भी साख समिति अधिनियम के अंतर्गत इसको शुरू किया गया था। अब तब से लेकर अब तक के समय में किसानों की जितनी भी ज़रूरत होती है ऋण की आवश्यकताओं को, विशेषकर उसको पूरा हम सही तरह से नहीं कर पाए। तो भारत में साख आंदोलन की जो गति है वो काफ़ी धीमी चल रही है। तो इस धीमी गति के कारण क्या है, तो उनको हम पॉइंट्स में ध्यान से पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहला है इसमें सरकारी नियंत्रण। सरकारी नियंत्रण साख का ज़्यादा ही अधिकार रखता है। जनता में जो सरकार हस्तक्षेप बार बार कर रहा है तो जनता में इस समिति पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। दूसरा, अशिक्षा। इन संस्थाओं के जो कर्मचारी हैं वो सहकारिता के सिद्धांत को जानते ही नहीं है। सहकारिता का मतलब होता है दूसरे की सहायता करना, और वो प्रशिक्षित भी नहीं है, इतनी शिक्षित भी नहीं है। तो इस कारण से इसको प्रचार में और इसको चलाने में काफ़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है। थर्ड पॉइंट है इसमें आपका अकुशल प्रबंध, यानी कि इसका जो मैनेजमेंट है बिल्कुल बेकार है और जो मैनेजमेंट करने वाले व्यक्ति होते हैं वो अशिक्षित हैं। उनको मैनेजमेंट के रूल्स का ही नहीं पता कि क्या करना है और काफ़ी सारी फॉर्मेलिटी वो पूरी ही नहीं कर पाते। नेक्स्ट पॉइंट इसमें आता है वित्तीय साधनों की पर्याप्तता। देखिए, ये ऋण लेते हैं लेकिन इनको ऋण आसानी से नहीं मिलता, क्योंकि ज़्यादातर जो इनको ऋण देने वाले और लेने वाले व्यक्ति हैं वो ग्रामीण हैं, गरीब हैं। तो उनके पास इतना धन ही नहीं होता और ना ही इनके पास इतना धन होता कि वो उसके अंशों को खरीद सकें। नेक्स्ट पॉइंट इसमें व्यावसायिक सिद्धांतों का अभाव। ये जो समितियाँ होती हैं ये अपने सदस्यों को ऋण संबंधी आवश्यकता और उनकी सिक्योरिटी पर कोई ध्यान नहीं देती, बल्कि ऋण देने के बाद उनसे ब्याज लेकर उनको ही दोबारा से रिन्यूअल करा देती है। तो ये कोई सिद्धांत नहीं होता। तो बिजनेस की जो प्रिंसिपल्स हैं उसका फॉलो ये नहीं करती। नेक्स्ट पॉइंट इसमें आता है ऊंची ब्याज दर। ऋण देने पर ये गरीबों से ऊंची ब्याज दर वसूल करती है, तो इस प्रकार का ऋण तो कोई लेगा ही नहीं। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें दोषपूर्ण ऋण नीति। इनकी ऋण लेने की नीति और ऋण देने की नीति दोनों ही क्या है, दोषपूर्ण। ऋण लेते समय जमानती तौर पर ले लेते हैं, लेकिन अगर पैसा नहीं मिलता तो उसको रिसीव करने में बहुत कठिनाई होती है। दूसरा, इन समिति के जो सदस्य होते हैं वो अधिकांश ऋण अपने ही रिलेटिव्स को दिलाते हैं, और अगर वो रिलेटिव्स लोन प्रोवाइड नहीं कराते तो फिर अपने हाथ ऊपर वो खड़े कर लेते हैं। तो ये 7 पॉइंट आपको समझ में आ गए। एक बार इनको फिर से देख लेते हैं। सरकारी नियंत्रण, अशिक्षा, अकुशल प्रबंध, वित्तीय साधनों की अपर्याप्तता, व्यावसायिक सिद्धांतों का अभाव, ऊंची ब्याज दर, दोषपूर्ण ऋण नीति। तो 7 पॉइंट्स आपके क्लियर हो गए। अब हम अपने नेक्स्ट 8th पॉइंट पर आते हैं। 8th पॉइंट है हमारा अपर्याप्त प्रतिभूतियों पर ऋण प्रदान करना। ये उन सिक्योरिटी पर ऋण देती हैं जो सेबी की लिस्ट में है ही नहीं, यानी कि प्रतिभूतियों को छानबीन बिना करे ही लोन प्रोवाइड करा देती हैं। फिर उसका नुकसान क्या होता है कि इनको ऋण की राशि वापस नहीं मिल पाती। नेक्स्ट पॉइंट इसमें नियोजन का अभाव। भारत में इन समितियों का जन्म विकास योजना के आधार पर नहीं हुआ, मतलब कोई प्लानिंग नहीं थी कि हम इनका मेन मोटिव क्या है। आंदोलन किया और इन्होंने अपना काम करना शुरू कर दिया, तो इसी वजह से ये ज़्यादा प्रोग्रेस पर नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट आता है ऋण की वसूली उचित समय पर न होना। किसी भी व्यक्ति को किसी भी समय, किसी भी टाइम पर किसी भी चीज़ के लिए ऋण प्रोवाइड करा देते हैं, तो फिर उसकी वसूली कैसे होगी, बिल्कुल नहीं होगी। तो ऋण की वसूली भी इनकी उचित समय पर नहीं हो पाती। नेक्स्ट पॉइंट इसमें आता है पूंजी की कमी। इन संस्थाओं के पास इतनी पूंजी की कमी होती है क्योंकि बाहरी व्यक्ति द्वारा इनके अंशों को बहुत कम खरीदा जाता है, और जो अंश खरीदते हैं वो ग्रामीण होते हैं, गरीब होते हैं और आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए होते हैं। तो इनके पास पूंजी की पर्याप्त मात्रा नहीं होती। पॉइंट है इसमें राजनीतिक हस्तक्षेप। सरकार हर समय पर प्रतिदिन हस्तक्षेप करती रहती है, तो पक्षपातपूर्ण तरीके से अपने संस्था अपने अकॉर्डिंग काम करके फिर उस चीज़ का बुरा उपयोग करती हैं। दोषपूर्ण हिसाब किताब रखा जाता है। इनके जो अकाउंट्स होते हैं वो तरीके से नहीं होते, अंकेक्षण भी सही से नहीं हो पाता। अगर कोई सही से अंकेक्षण करने आता है तो उसको रिश्वत देकर उसको अपने अकॉर्डिंग कन्वर्ट करा लेते हैं। अकुशल नौकरशाही। इन संस्था में जितने भी काम करने वाले अधिकारी हैं वो योग्यता
है ही नहीं उनमें, यानी कि वो इसको काम करने के लायक होते ही नहीं हैं। और लास्ट पॉइंट आपका है कम बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करना। ये समितियां जनता को बैंकिंग सुविधाएं बिल्कुल नील के बराबर देती हैं। तो इन दोषों के कारण ही भारत में जो सहकारी आंदोलन है वो धीमी गति से चल रहा है। अब हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं कि इनको सुधार करने के लिए कौन कौन सी सिफारिशें की गई। तो सबसे सिफारिश महत्वपूर्ण थी कपूर समिति की। सरकारी बैंकिंग प्रणाली में सुधार करने के लिए 1999 में जगदीश कपूर की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई थी। इसी को कपूर समिति बोला जाता है। ये ध्यान रखेंगे, इसकी जो रिपोर्ट हुई थी वो 24 जुलाई 2000 को सरकार ने प्रस्तुत की थी। अब इसकी जो सिफारिशें हैं उसकी केवल हम मेन हेडिंग्स को देखेंगे ध्यान से, और इसके बारे में डिटेलिंग आपको खुद पढ़नी पड़ेगी। पहला है संसाधन का आधार। इसमें क्या है, संसाधन के आधार में हमें यह है कि समिति की जो पूंजी है वो सुदृढ़ होनी चाहिए। अब वो कहाँ से पूंजी की व्यवस्था करती है वो समिति के ऊपर डिपेंड करता है। व्यवसायीकरण, इसमें प्रबंधकीय प्रणाली को मजबूत बनाना, ये इसके अंदर होना चाहिए। और इसके जो सदस्य हैं वो शिक्षित होने चाहिए और भर्ती की व्यवस्था भी उपयुक्त होनी चाहिए। नियंत्रण में कमी, जो सहकारी बैंक संस्था हैं उनका नियंत्रण कम होना चाहिए और इनको स्वतंत्रता प्रदान कर देनी चाहिए। व्यवसाय का विविधीकरण, विविधीकरण का मतलब होता है विभिन्न स्तरों पर विभिन्न प्रकार के व्यवसाय को अपनाना, इनको आना चाहिए और आधुनिक तकनीकी के प्रयोग द्वारा ये अपना कार्य को पूरा करें। बैंकों के स्तर को कम करना, केंद्रीय सहकारी बैंक ठीक तरह से कार्य नहीं करती, इसीलिए इनको ना अल्पकालीन और दीर्घकालीन ऋण देने वाली संस्था में अलग अलग नहीं रखा जाना चाहिए। इनको केवल ये होना चाहिए कि ये अल्पकालीन ऋण का ही प्रयोग करें। लागत मार्जिन तथा कोष प्रबंध, ये ब्याज दर ऐसी वसूल करें जिससे इनको लाभ हो, ये नहीं कि इनका पैसा डूब जाए। पुनर्जीवन पैकेज, इनको इस प्रकार से मजबूत बनाया जाना चाहिए जिसमें विकास के लिए पैकेज लागू हो, यानी कि कार्यक्रम होते हैं जैसे पंचवर्षीय कार्यक्रम हुआ था, तो इसी तरह से इनके लिए भी कुछ ना कुछ कार्यक्रम जरूर होना चाहिए। 8 पॉइंट इसमें सहकारी पुनर्व्यवस्था तथा विकास निधि। नाबार्ड बैंक को 500 करोड़ राशि की सहायता से सरकारी पुनर्व्यवस्था तथा विकास निधि की स्थापना करनी चाहिए और वो पैसा बिल्कुल इसी सहकारी समिति में लगाना चाहिए और यह रकम केंद्र सरकार द्वारा नाबार्ड को दी जानी चाहिए। तो ये 8 पॉइंट हैं, एक बार फिर से सुन लीजिए नाम। संसाधन आधार, व्यवसायीकरण, नियमन तथा नियंत्रण में कमी, व्यवसाय का विविधीकरण, बैंकों के स्तर को कम करना, लागत मार्जिन तथा कोष प्रबंध, पुनर्जीवन पैकेज, सहकारी पुनर्व्यवस्था तथा विकास निधि, ये आपके 8 पॉइंट हैं। अब हम अपने 9 पॉइंट पर आते हैं, वसूली प्रबंध। डीआरटी के प्रावधान के अनुसार सहकारी बैंकों पर भी लागू होना चाहिए। डीआरटी क्या है, यानी कि अगर किसी व्यक्ति ने या संस्था ने ऋण की राशि का भुगतान नहीं किया तो उसे 3 महीने के अंदर रिजर्व बैंक में कंप्लेंट दायर करनी है और फिर वो एक कमेटी बनाएगी। उस कमेटी के अकॉर्डिंग जिस व्यक्ति ने ऋण लिया है उसकी संपत्ति को बेचकर राशि को वसूल किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें आंतरिक जांच, नियंत्रण और अंकेक्षण। इन बैंकों की जो निरीक्षण है वो नियमित रूप से होनी चाहिए। इनकी बैलेंस शीट चेक होनी चाहिए, इंटरनल चेकिंग होनी चाहिए, इन पर कंट्रोल होना चाहिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। कोर समिति ने ये सारी सिफारिशें की कि सहकारी बैंकों को इन तरह से हम सुधार में ला सकते हैं। तो ये दूसरा टॉपिक भी आपका कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं कि भारत में सहकारी आंदोलन की सफलता के क्या सुझाव हैं, क्या क्या हम कर सकते हैं कि हमारे देश में सहकारी आंदोलन सही हो जाए। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट आता है पूंजी में वृद्धि। इन समितियों को अपने रिजर्व में बढ़ाना पड़ेगा, कम से कम 25% रिजर्व तो इनको रखना चाहिए अपने मार्जिन का। सेकंड है व्यापारिक ऋण नीति। अच्छा, ऋण देने की इनको नीति अपनानी चाहिए। मध्यकालीन ऋण है तो मध्यकालीन ही सीमा अवधि हो, उसको बढ़ाया ना जा सके। और किसानों को प्रत्येक दिशा में ऋण उपलब्ध कराना चाहिए। फॉर्मेलिटीज़ इनको लेनी चाहिए, जमानत के तौर पर संपत्ति भी गिरवी ये रख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सरकार द्वारा सहायता। कोई ऐसी व्यवस्था भी होनी चाहिए कि सरकार इनके कार्यों में हस्तक्षेप कम करे, क्योंकि सरकार का इन बैंकों में कोई लेन देन नहीं है। अगर स्टेट बैंक, रिजर्व बैंक हस्तक्षेप करती है तो वो इन्हीं की बैंकिंग सेक्टर के अंदर आती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बट गवर्नमेंट को इस सहकारी साख संस्थाओं में ज़्यादा हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। फोर्थ पॉइंट इसमें उचित प्रशिक्षण। इसमें काम करने वाले जो कर्मचारी हैं उनके प्रशिक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए और जो व्यक्ति जो काम कर सकता है उसको वही काम दिया जाना चाहिए। अब नेक्स्ट पॉइंट इसमें हमारा व्यापारिक बैंकों से समन्वय और सहयोग।
इन बैंकों का कमर्शियल बैंक के साथ कोऑर्डिनेशन ज़रूर होना चाहिए। जैसे एसबीआई इसको एसबीआई कंट्रोल करे, इसे आपका जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो इसे कंट्रोल करे और उनको बैंकों की सुविधाएं प्रदान करे। नेक्स्ट पॉइंट है पूर्ण बैंकिंग सुविधाएं। इनको बैंकिंग पूर्ण सुविधा होनी चाहिए। ये चेक का भी प्रयोग, इनको ये वैलिड हो जाना चाहिए कि चेक का भी प्रयोग कर सके, साख का भी प्रयोग कर सके। इनको बल्कि बैंकिंग की सारी फैसिलिटी की ट्रेनिंग भी देनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है ऋण देने में वसूली में सावधानी। इन बैंकों को ऋण देने में सावधानी बरतनी चाहिए और वसूलने में भी सावधानी बरतनी चाहिए कि उतना ही ऋण दे, उतने ही समय का ऋण दे जितने समय में ये वसूल कर सके। नेक्स्ट पॉइंट है सहकारिता के सिद्धांतों का पालन। सहकारिता का सिद्धांत मैंने भी आपको बताया, तो उन सिद्धांतों का पालन भी इनको करना चाहिए और अपने सदस्यों का विकास और सहयोग उनको देना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है बहुउद्देशीय समितियों का गठन। प्राथमिक साख समिति जो है उनको बहुउद्देशीय समिति में बदल देना चाहिए। जैसे मैंने बताया था प्राथमिक साख समिति दो तरह की होती है, तो कृषि और एक गैर कृषि। कृषि वो केवल कृषि को ही लोन प्रोवाइड कराते हैं और गैर कृषि सबको। तो ये नहीं कि अगर कृषि है तो केवल किसानों की ही आवश्यकताओं की पूर्ति करे, बल्कि सबकी होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट इसमें ब्याज दर में कमी। जो ऋण ये प्रोवाइड कराते हैं उसकी ब्याज दर कम ही रखनी चाहिए, तभी ऋण की वापसी हो सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है निष्क्रिय समितियों का समापन। जो सहकारी संस्थाएं निष्क्रिय हैं उनको पूरा बंद कर देना चाहिए और बल्कि उनको हटाकर उनकी जो अमाउंट है वो किसी दूसरी सक्रिय समिति में कन्वर्ट करा देनी चाहिए। नेक्स्ट पुनर्गठन की योजना बनाना। केंद्रीय तथा राज्य सरकारी बैंकों की कार्यकुशलता में वृद्धि करने के लिए इनको पुनर्गठन की योजना बनानी चाहिए और वो प्रभावी भी होनी चाहिए। और लास्ट है सामयिक निरीक्षण। प्रत्येक वर्ष एक निश्चित समय पर इनका निरीक्षण होना चाहिए। तो ये सारे टॉपिक्स आज हमारे कंप्लीट हो गए हैं। आज हमने अपने ग्रामीण सहकारी साख संस्थाओं के लास्ट के 3 टॉपिक, भारत में सहकारी आंदोलन की असफलता के कारण, कपूर समिति की सिफारिशें और समिति के क्या सुझाव हैं, इनको पढ़ा। तो इनको आप देख लेंगे। कोई दिक्कत हो तो प्लीज़ बता दें।